Assalamu alaikum students, this is Hamza Noor and today here I am with some of the questions from the topic hypothesis testing S2 component of A-level math 9709, and those students who are appearing for S2 exam today, best of luck to all of them. And first of all, we have October-November 2018 paper 7-3 question number 7. The question says that a mill owner claims that the mean mass of sacks of flour produced at his mill is 51 kg. A quality control officer suspects that the mean mass is actually less than 51 kg. In order to test the owner's claim, she finds a mass x kg of each of a random sample of 150 sacks, and her results are summarized as follows. तो भाई देखो, सिंपल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मिल ओनर जो है ना, उसका क्लेम है जनाब कि मेरी फैक्ट्री में जो सैक्स ऑफ फ्लावर है ना, उनका जो मीन मास है वो 51 केजी है। वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बोलती नहीं जनाब, मुझे शक है कि आपका मीन मास जो है वो 51 केजी से कम है। उसने क्या करा, अब जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी में इतना टाइम तो है नहीं कि वो पूरी फैक्ट्री में जितने सैक ऑफ फ्लावर्स हैं जाके एक एक सैक ऑफ फ्लावर का मीन निकाले। उसने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया 150 सैक्स का और उस सैंपल को चेक किया। अब याद रखो, देखो पॉपुलेशन मीन आपके पास 51 केजी है, जो कि ओनर का एक्चुअली क्लेम है। आपको पिक्चर आपके जहन में क्लियर हो गई होगी ये सारी बातें सुन के और सारी चीज़ें पढ़ के कि वन टेल टेस्ट की बात हो रही है और लोअर टेल यानी कि डिक्रीज की बात हो रही है। ठीक है, अभी उस पर आते हैं हम। लेकिन हुआ ये कि जब क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ने 150 सैक्स को एक्चुअली टेस्ट किया ना, तो उसके पास सैंपल मीन क्या आया, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि 7480 डिवाइडेड बाय 150। कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 49.867। अच्छा, अब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आप थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लिखो फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर तो है नहीं। तो चूंकि आप इस वैल्यू को अपनी फर्दर कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करने लगे हो, जो कि ऑब्वियसली आप करोगे, तो यहाँ पे मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लूँ, आप चाहो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो, तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आपका फाइनल आता है। तो इसको हम 49.8667 ले लेते हैं। ठीक है जनाब। अब मिल ओनर कह रहा था कि भाई मेरी फैक्ट्री में जो मीन मास है वो 51 केजी है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर आई, उसने देखा 150 सैक्स का तो मीन 49.8667 आ रहा है। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि यार मिल ओनर की बात गलत है या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की बात गलत है? मतलब लाइक 51 वो कह रहा है, ये 49.8667 कह रही है, तो क्या ऐसे ही बोल देंगे जनाब के मतलब ऑफिसर की बात सही है या मिल ओनर की बात सही है? नहीं, अभी नहीं कह सकते, अभी हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है। और इसी चीज़ के लिए हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और 2.5% सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है। अब ओवरऑल सिनेरियो पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया, वन टेल टेस्ट की बात हो रही है और लोअर टेल यानी कि डिक्रीज की बात हो रही है। एच नॉट द नल हाइपोथेसिस इज दैट द मीन इज इक्वल टू 51, and H1 the alternative hypothesis that mean is the population mean is less than 51। सिंपल सी बात। अब देखो मसला यहाँ पे ये है कि आपके पास सैंपल साइज देखो काफ़ी बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से एक्स बार इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। ठीक है, एक्स बार इज ऑल्सो approximately normal no matter whatever the distribution right now you are having, whether it is binomial, whether it is Poisson। और अगर नॉर्मल ऑलरेडी होता है, अगर स्पेसिफाई होता है, तो लाइक वो भले से एन अगर आपका 30 से छोटा भी हो, सैम्पल साइज छोटा भी हो, तब भी एक्स बार इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। तो अब मसला ये है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस नहीं पता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला जो है वो आपकी फॉर्मूला शीट में गिवन है।
देखो या तो आप ये करो कि ये जो सैंपल है ना इसका वेरिएंस निकालो, मल्टीप्लाई बाय n अपॉन n-1 कर दो, या फिर आप डायरेक्टली वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि हम उसी चीज़ को अरेंज करके एक दो फार्मूलाज जो हैं वो फार्मूलाज जो हैं वो और अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं। मैं वैसे लाइक आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल इन यूजिंग दिस फार्मूला, और मैं जो अपने स्टूडेंट्स को यही वाला सिखाता हूँ। 1/n-1 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये वही एग्जैक्टली समझ लो वही वाला फॉर्मूला है, इसको बस हमने अरेंज किया हुआ है। अब ये जो हम चीज़ निकाल लें ना, ये एस स्क्वायर निकाल लें, दिस इज बेसिकली द अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो हमारे पास जो है सैम्पल साइज 150 है, तो ये 1/149 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यार, 3,80,000। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, व्हाट इज द समेशन ऑफ एक्स, 7480 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150। निकालो क्या वैल्यू आ रही है, वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डिविएशन की अलग अलग निकाल लेते हैं। 380,000 माइनस 7480 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150, और जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 1/149, 46.962, 46.962। ये एस स्क्वायर की वैल्यू है, तो एस की वैल्यू क्या है भाई, इसी का अंडर रूट ले लो, 46.962 6.86, एस इज इक्वल्स टू 6.86, मैं इसको 6.853 ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब मैंने आपसे क्या कहा कि देखो सैंपल साइज काफ़ी बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, सो एक्स बार इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, लेकिन सिग्मा स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम एस स्क्वायर ले रहे हैं, जो कि हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस है। तो अब हमारे पास जो है ये कहा जा सकता है, देखो पॉपुलेशन मीन जो है ना बेसिकली क्या होता है, द population mean is basically, the unbiased estimate of the population mu is actually the mean x bar। ये तो है, लेकिन आप जब x bar is normally distributed with mean mu का एक्चुअली आपका 51 है, और वेरिएंस जो है वो आपके पास एक्चुअली 46.962, लेकिन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। ऑलराइट, और ये जो बेसिकली उस क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ने जो 150 सैंपल्स को सिलेक्ट करके जो ये वाला मीन निकाला है ना, अब ये हम चेक करेंगे कि यार इसका जो 49.8667 आया है, क्या ये चीज़ रिजेक्शन रीजन में लाया करती है कि एक्सेप्टेंस रीजन में लाया करती है। ठीक है, और ये यही चीज़ हमें बेसिकली यहाँ पे टेस्ट करनी है कि यार ये जो 49.8667, देखो उसको इनिशियली शक था, डाउट था कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 51 नहीं है, वो उससे कम है, लेकिन हम इस वैल्यू को बेसिकली चेक करेंगे कि क्या ये हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है कि रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, whether we have to accept H naught or to reject H naught, and for that purpose we will standardize this thing, और हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास z वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, पहली बात तो ये वन टेल टेस्ट है, लोअर टेल डिक्रीज की बात हो रही है, 2.5% सिग्निफिकेंस लेवल है। अव्वल तो आप ये चेक कर लो कि यार z वैल्यू क्या आएगी, z वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो z वैल्यू जो कि आपका एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट कर दे। ठीक है भाई, तो ये हिस्सा सारा आपका 2.5% है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, रिवर्स लुकअप ऑफ 0.975, रिवर्स लुकअप ऑफ 0.975, लेकिन z वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, नेगेटिव रीजन में है, वन टेल है और लोअर टेल की बात हो रही है, डिक्रीज की बात हो रही है। तो रिवर्स लुकअप ऑफ 0.975 एक्चुअली आता क्या है यार, 1.960, लेकिन चूंकि नेगेटिव रीजन में लाई कर रहे हैं, आपकी z वैल्यू यहाँ पे -1.960 हो जाएगी।
ठीक है, -1.960 हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि यार ये जो हमारे पास 49.8667 की वैल्यू है, ये चीज़ हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में लाया करती है कि रिजेक्शन रीजन में लाया करती है। तो इस चीज़ को हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। 49.8667 माइनस 51 डिवाइडेड बाय, देखो ये चीज़ें यहाँ पे वेरिएंस है, तो मैं जो है स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए क्या करूँगा कि क्योंकि पूरा वेरिएंस है एक्चुअली 150 के से डिवाइड होने के बाद भी, तो पूरी चीज़ का अंडर रूट ले लें, यानी कि अंडर रूट ऑफ 46.962 डिवाइडेड बाय 150। तो अब आप ये देख लें कि यार जी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 49.8667 माइनस 51 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 46.962 अपॉन 150, यानी कि -2.025, -2.025। अब मुझे बताओ यार, -2.025 इज एक्चुअली लेस देन -1.960। जब ये जी वैल्यू 1.960 है और ये सारा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, ये छोटा वाला आपका रिजेक्शन रीजन है, तो आप ऑब्वियसली रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहे हो। देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू से दैट द पॉपुलेशन मीन हैज डिक्रीज्ड एंड इट इज लेस देन 51। सफिशिएंट एविडेंस है हमारे पास। वो जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो आई थी ना, जो कंट्रोल ऑफिसर आई थी, उसकी बात, उसका सस्पेशन अपनी जगह सही था, उसके बाद इतना एविडेंस है 2.5% सिग्निफिकेंस लेवल पर कि वो कह सके यार कि भाई साहब आपकी फैक्ट्री में जो मीन मास ऑफ सेक्स जो आप क्लेम कर रहे हो कि 51 kg है, उतना नहीं है। ठीक है, सो देर इज इनफ एविडेंस, देर इज इनफ कह दो, सफिशिएंट कह दो, देर इज सफिशिएंट एविडेंस to say that mean is the population mean mu is less than 51, and therefore we are rejecting the null hypothesis. Null hypothesis H naught is rejected. ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है और इस तमाम वर्किंग के आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 एक बार पढ़ लो। या अल्लाह या रहमान या रहीम। क्या कह रहा है पार्ट 2? You may now assume that the population standard deviation of the masses of sacks of flour is 6.856 kg. The quality control officer weighs another sample of 150 sacks and carries out another test at the 2.5% significance level. Given that the population mean mass is 49 kg now, ठीक है, find the probability of a type 2 error। अच्छा, type 2 error का मतलब क्या होता है? The probability of accepting H naught given that H naught is false। पहली बात हमें पता चल गया कि यार H naught को जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब टाइप 2 एरर के केस में जैसा कि मैंने बताया, एक्सेप्टिंग एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज फॉल्स। अच्छा, जब एच नॉट फॉल्स होता है तो उसका मतलब एच वन इज ट्रू। तो उसके लिए आपको एक न्यू मीन जो है वो ज़रूरी होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ठीक है, अब आप एच नॉट को एक्सेप्ट भी कर लो गिवन दैट इट इज फॉल्स, गिवन दैट एच नॉट इज फॉल्स, ये एक गलती कर रहे हो आप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम निकाल रहे हैं टाइप 2 एरर की। ठीक है, अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा था, हमारे पास जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थी, एक्स बार वॉज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 51। मैं यहाँ पे म्यू को 51 ले रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने रखा है। ठीक है, और ये स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखा हुआ, ये क्योंकि स्टैंडर्डाइज में तो मीन आपका 0 होता है। अच्छा, एक्चुअली हम जो है वो वन टिल टेस्ट की बात कर रहे थे और डिक्रीज की बात कर रहे थे, तो मैं काम करता हूँ इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ बना दूँ, क्योंकि मैंने न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल इसके लेफ्ट हैंड साइड में बनानी है। यहाँ पे मीन जो है वो आपका 51 है। ऑलवेज हेल्पफुल टू स्केच द डायग्राम, नॉर्मल हो कि बाइनॉमियल हो कि पॉसॉन हो, एक डायग्राम के जरिए अपनी ज़िंदगी ना पहले आसान बना दिया करो।
अच्छा, इसको मैं एक और कलर से बना देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब जो है, अच्छा पहले एक्चुअली आपके पास जो स्टैंडर्ड डिवीएशन था वो 6.853 आया था ना, और अब आपके पास जो है वो 6.856 की, जो थोड़ा सा ज़रा सा आप ग्राफ शेप कर चेंज कर करके बना सकते हो, बिकॉज अब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्चुअली वो ज़्यादा हो गया। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो जाता है तो बेसिकली होता ही है कि डेटा इज लिटिल बिट यहाँ पे तो बहुत छोटा सा फ़र्क है ना, डेटा आपका वाइडली स्प्रेड है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप ना बनाओ आप यहाँ पे, थोड़ा सा इसको वाइडली आप जो है वो स्प्रेड कर दें। मतलब इतनी एक्यूरेसी यहाँ पे चाहिए नहीं अभी हमें, ठीक है। हम अपना काम कर रहे हो, क्या है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकालना। तो अब देखो एक्चुअली हुआ क्या कि अब जो पॉपुलेशन मीन मास है ना वो 51 नहीं रहा, अब वो 49 हो गया। वो जो है एक्चुअली 49 हो गया है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे जो z वैल्यू आ रही थी वो -1.96 आ रही थी। यहाँ पे जो z वैल्यू आपकी आ रही थी -1.96 आ रही थी। तो इस z वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी हिस्सा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिजेक्टिंग h0 कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि h0 इज ट्रू और यहाँ पे h1 इज ट्रू, यानी कि h0 इज फॉल्स। h1 इज ट्रू, h0 इज फॉल्स, एक ही बात होती है। और h0 इज फॉल्स के सिलसिले में आपको एक न्यू मीन गिवन होगा, तो ही जाके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकाल सकोगे। तो अब ये जो आपके पास -1.960 की जो वैल्यू आई थी, इससे आप लेफ्ट हैंड साइड पे जितना जाओगे तो आप रिजेक्ट कर रहे होगे h0 को। इससे राइट हैंड साइड पे जब आप आ रहे होगे तो एक्सेप्ट कर रहे होगे h0 को। अच्छा, जस्ट एज्यूम के ये न्यू मीन 49 ना होता, h0 आपका अपनी जगह ट्रू होता, और अगर मैं h0 को एक्सेप्ट कर रहा होता तो क्या होता, मैं -1.96 की जो वैल्यू है यहाँ से सारा राइट हैंड एरिया जो है मेरा शेड हो रहा होता। लेकिन अब खाली उतना हिस्सा शेड होगा जो कि न्यू डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ओवरलैप करता है। सिर्फ हमें अब जो है ये समझ लो पर्पल वाला एरिया, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। यार तो अकल इस बात का तकाजा करती है, जो तुम्हारे पास -1.960 की वैल्यू आई है ना, आप चेक करो कि इसके मुकाबले में वो क्रिटिकल वैल्यू क्या है। वो क्रिटिकल वैल्यू क्या है, क्योंकि उससे लेस देन जब आप जा रहे हो ना, जब उससे लेस देन जा रहे हो उस क्रिटिकल वैल्यू से, तो आप h0 को रिजेक्ट कर रहे हो। उससे ज़्यादा जब आओगे तो आप h0 को एक्सेप्ट करोगे। तो इस सिलसिले में आपको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकालनी है, तो आपको h0 को एक्सेप्ट करना है ना यार। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ये जो z की वैल्यू यहाँ पे -1.960 आ रही थी, इसके मुकाबले में वो x बार की क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। और ये चीज़ आप निकालेंगे ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। ये जो क्रिटिकल वैल्यू आप निकालेंगे ये ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए निकालेंगे। समझें ज़रा इस बात को, क्योंकि ये आपको यहाँ पे एक्चुअली जब आपने देखा, जब ये 49.8667 की वैल्यू थी तो आप रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहे थे। यार वो कौन सी क्रिटिकल वैल्यू है एक्स बार की जो कि रिजेक्शन रीजन को और एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट आउट करती है, वो आप निकालो यहाँ पे पहले, ठीक है भाई। तो मैं लिख देता हूँ एक्स बार माइनस ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मीन 51 था, और ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मेरा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये अंडर रूट ऑफ 46.962 divided by 150, that is equals to -1.960। आप ये क्रिटिकल वैल्यू निकाल लें, तो आप कैलकुलेटर में क्या करें, अंडर रूट ऑफ 46.962 डिवाइडेड बाय 150 करें, मल्टीप्लाई बाय -1.960 कर दें, ऐड कर दें 51। एक्स बार की जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है ना वो आपकी 49.903 आ रही है, 49.903 आ रही है यहाँ पे एक्स बार की क्रिटिकल वैल्यू। अब अगर आपका एक्स बार इज लेस देन 49.903,
तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो। आपने टाइप 2 एरर निकालना है। टाइप 2 एरर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज accepting h naught, यानी probability of accepting h naught given that h naught is false। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास? एक्सेप्टिंग एच नॉट। देखो एक्स बार जब लेस देन 49.903 यू आर रिजेक्टिंग, तो एक्सेप्ट किस सूरत में कर रहे होगे? जब आपका एक्स बार इज ग्रेटर देन 49.903। तो एक्सेप्टेंस आपकी हो जाएगी व्हाट यू आर फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार इज ग्रेटर देन 49.903 गिवन दैट एच नॉट इज फॉल्स। पुराना मीन अब वैलिड नहीं है, अब नया मीन वैलिड है बिकॉज एच नॉट इज फॉल्स, एच वन इज ट्रू। योर न्यू मीन इज नाउ 49। लेकिन एक बात याद रखना, अब आपको ये एज्यूम भी करवाया जा रहा है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अब 6.856 है। तो अब आप ये ओल्ड जो कि 6.853 था, जिसको स्क्वायर करके हमने 46.962 लिखा हुआ था, वो वाला नहीं लोगे। सवालों में कह देता है कि यू मे अज्यूम दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएंस इज अनचेंज और चेंज। इस केस में कह रहा है कि चेंज हुआ है, तो ये गलती नहीं करनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन दैट योर मीन इज नाउ 49, म्यू इज गिवन दैट पॉपुलेशन मीन इज नाउ 49। तो अब आप क्या करें, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू नो, अच्छा अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर ओवर एन लिखो या फिर एस अपॉन अंडर रूट एन लिखो, बात एक ही है, आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से। तो 49.903 माइनस 49 डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू अब तुम्हें पता है जो कि 6.856 है, डिवाइडेड बाय 6.856 अपॉन अंडर रूट ऑफ 150। निकालो जरा ये जी वैल्यू 49.903, मतलब जी वैल्यू निकालोगे फिर आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना। 49.903 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 6.856 अपॉन अंडर रूट ऑफ 150 क्या रहे जनाब? 1.613 आ रहा है, 1.613 आ रहा है। आप क्या करना चाह रहे थे? एक्स बार इज ग्रेटर देन 49.903। इसको जब स्टैंडर्डाइज करा आपने तो व्हाट यू आर फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी दैट जी इज ग्रेटर देन 1.613। तो आगे आप लोगों ने क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कर लेते हैं हम। जी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रीजन में लाई कर रही है, इससे ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1 माइनस द नॉर्मल लुकअप ऑफ 1.613, 1.613। तो 1.613 के मुकाबले में प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही देखो ज़रा, 1.61 के हिसाब से 0.9463 और 3 के हिसाब से अल्लाह आपका भला करे 3 नंबर ऐड करने, 9463 में 9466, 1 minus 0.9466 and the final answer is supposed to be, इसकी वैल्यू आपके पास 0.0534, ठीक है 0.0534। मार्किंग स्कीम में वैसे आंसर जो है वो अपना 0.0539 है, लेकिन दे आर अलाउइंग द आंसर इन द रेंज 0.0533 से लेकर 0.0539 तक। तो मेरा चुके यहाँ पे 0.0534 आया है, तो इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, ठीक है जनाब। सो दिस इज़ द केस। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सो एक दो सवाल और भी करा देता हूँ, और वो मतलब हर क्वेश्चन को अलग अलग सेपरेटली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम टुडे। अस्सलाम वालेकुम।